ओके yes people, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा। तो ठीक है, चलो। और मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। लास्ट क्लास में हम कॉस्ट शीट के बारे में डिस्कशन किए थे। कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, फिर कौन सा आइटम को हम मतलब वो ऐसे कुछ आइटम है जिसको हम कॉस्ट नहीं मानेंगे, तो कॉस्ट जब कॉस्ट शीट बनाएंगे वो सब आइटम को हम इग्नोर करेंगे। तो ठीक है, ये सारे डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग का खत्म हो चुका है। आज के क्लास में, लास्ट क्लास में जो भी कंसेप्ट हम सीखे थे उस कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। हाँ, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि ये मैट आपके पास होगा। तो ठीक है, अगर फिर भी आप लोग का डेमो क्लास चल रहा है, मतलब आप अभी भी डेमो ले रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जल्दी एडमिशन कर लीजिए और आपको मैट मिल जाएगा। क्योंकि मैट नहीं मिलेगा तो आपको पढ़ने के लिए दिक्कत होगा, मेरा कुछ लक्षण नहीं होगा। तो चलिए, अगर मैट नहीं है आपके पास तो स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसको देखो। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हमें टोटल कॉस्ट का कंपोनेंट्स दिखाना है। तो टोटल कॉस्ट का कंपोनेंट्स दिखाना है, इसका मतलब हमें कॉस्ट शीट बनाना है, तो ठीक है, देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, इसका मतलब साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब 1 जनवरी तुम्हारा हो जाएगा ओपनिंग और 31 दिसंबर हो जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग। बोला कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग में 4 लाख, क्लोजिंग में 5 लाख। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग का 50, क्लोजिंग का 150। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का 1,50,000, क्लोजिंग का 1 लाख। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको भी रीड करो। रॉ मटेरियल परचेस्ड 47,50,000, कैरेज इनवर्ड 1,25,000, wages 17,50,000, वर्क मैनेजर सैलरी 3 लाख, सैलरी फैक्ट्री 3 लाख, सैलरी ऑफिस स्टाफ 2 लाख, सैलरी सेल्समैन 1 लाख, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस 72,500, पावर एक्सपेंसेस 95,000, other production expenses 4,20,000, bad debt return of 15,000, loose tools return of 10,000, sales for the year 86 sorry, sales for the year 86 lakh, selling expenses 92,500, general expenses 3,20,000, debenture interest 50,000, dividend paid 10,000, income tax provision 5,000, goodwill written of 1 lakh, sales tax paid 1,60,000, transfer to machinery replacement fund 1 lakh, interest on loan 75,000, bank charges 5,000, discount allowed 27,000। देखो, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको हम कॉस्ट नहीं मानेंगे, जैसे कि डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स प्रोविजन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट अलाउड, ये सब हमारे लिए कॉस्ट नहीं होता है। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास नोट्स में लिखाया था कि द फॉलोइंग आइटम्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कॉस्ट ऑल्दो इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस इन केस ऑफ अकाउंटिंग। ऑल्दो ये सब अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस माना जाता है, लेकिन कॉस्टिंग में वो सब को हम कॉस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना सर 4 लाख। ओके लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 4 लाख, उसमें ऐड करो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 47,50,000, फिर ऐड करो कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड परचेज के साथ हमेशा ऐड होता है, तो फिर ऐड करो कैरेज इनवर्ड, तो उसमें से लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा आइटम है जो फैक्ट्री ओवरहेड में कंसीडर होगा। तो एक बार फॉर्मेट दे देते हैं, फिर उसके बाद नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद वर्किंग नोट बनाने के बाद इधर अमाउंट पुट करेंगे, पुट करने के बाद फिर फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। तो ठीक है ओके, ऐसे बहुत अच्छा रहेगा। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद फिर ऐड होगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फिर लेस होगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या होगा फैक्ट्री कॉस्ट। चलो फैक्ट्री कॉस्ट तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड हम कैलकुलेशन करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। फिर ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे वर्किंग नोट 2, क्योंकि बहुत सारा आइटम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएगा, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे नोट 2। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ फिर ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक कितना 60,000। ये जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये तो अभी नहीं मिलेगा। फिर लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना 1,50,000। ये जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड होगा सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके लिए हम नोट्स 3 बनाएंगे। ये तुम्हारा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ऐड करो प्रॉफिट, वो रिजल्ट आएगा तुम्हारा सेल्स। ठीक है चलो अब बोलेंगे सर और तो स्पेस नहीं है। हाँ स्पेस तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इस स्पेस में मैनेज करना चाहिए था। चलो स्पेस नहीं है तो क्या हुआ, लिखो वर्किंग नोट 1 फैक्ट्री ओवरहेड। देखो वर्किंग नोट 1 फैक्ट्री ओवरहेड। बोलिए फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में इनकर्ड होता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में इनकर्ड होता है वो हमारे लिए फैक्ट्री ओवरहेड हो जाते हैं। अगर सेम ऑफिस में यूज होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड, अगर सेल्स के लिए यूज होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो कौन सा आइटम, मतलब किस किस आइटम फैक्ट्री में इनकर्ड होता है। देखो वर्क्स मैनेजर सैलरी आएगा, बोलो ये सर नो। वर्क्स मैनेजर सैलरी, बोलो वर्क्स मैनेजर सैलरी कितना, आप बोलेंगे सर वर्क्स मैनेजर सैलरी 3 लाख। फिर फैक्ट्री एम्प्लॉय का सैलरी आएगा, सैलरी ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय, बोलो कितना सर, ये भी 3 लाख। कमाल का बात है, वर्क मैनेजर सैलरी भी 3 लाख, फैक्ट्री एम्प्लॉय का सैलरी भी 3 लाख। सर फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस कितना, 72,500। सर ओ सर बोलो सर पावर एक्सपेंसेस नहीं आएगा क्या, बेटा पावर फैक्ट्री में ही यूज होता है, तो पावर एक्सपेंसेस, पावर एक्सपेंसेस 95,000। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, बोलो अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितना, 4,20,000। फिर लूज टूल्स रिटन ऑफ। अब बोलेंगे सर ये लूज टूल रिटन ऑफ क्या होता है। देखो लूज टूल रिटन ऑफ का मतलब जो छोटा मोटा इक्विपमेंट होता है ना, मान लो तुम्हारा क्या रेंची एक्सेट्रा, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा, ये जो लूज टूल्स होता है छोटा मोटा इक्विपमेंट होते हैं, उसको हम एक बार उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसको कहते हैं लूज टूल रिटन ऑफ। वो डेफिनेटली वो फैक्ट्री में ही होगा 10,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा तुम्हारा, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा हो जाएगा 11,97,500, 11,97,500। चलो नेक्स्ट लिखो वर्किंग नोट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वर्किंग नोट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो खर्चा ऑफिस में होगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलेंगे। बोलो ऑफिस स्टाफ का सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना, 2 लाख। फिर जनरल एक्सपेंसेस कितना, 3,20,000। फिर बैंक चार्जेस 5,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना, 5,25,000, 5,25,000। वर्किंग नोट 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्समैन सैलरी 1 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस 92,500, 1,92,500 हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 1,92,500 हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो कॉस्ट का फॉर्मेट को चलो, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड, हम इसके लिए कलर चेंज करेंगे, चलो ये वाला कलर। फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 11,97,500, 11,97,500।
अगर 11,97,500 आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा सर? फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 72,500। खुद कैलकुलेशन करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तुम्हारा 5,25,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तुम्हारा 5,25,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 82,97,500, 82,97,500, 82,97,500। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 83,57,500, 83,57,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 82,07,500। 82,07,500। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना? 1,92,500, 1,92,500। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 84 लाख, सेल्स दिया हुआ है 86 लाख, यानी तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख। तो प्रॉफिट हमें मिला बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से, तो प्रॉफिट हमें मिला बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। बस यही था क्वेश्चन नंबर 1। हो गया ना किसी का कोई डाउट? ओके, यस सर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट रीड करो। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। Popeye Company is a metal and wood cutting manufacturing and selling product to home construction market. Consider the following data for the month of October. अक्टूबर मंथ के लिए डाटा दिया है। सैंड पेपर 5,000, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 1,75,000, lubricants and coolants 12,500, miscellaneous indirect manufacturing 1 lakhs, labor 7,50,000, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 1 lakhs। अच्छा क्या बोला? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 1 लाख। इसको थोड़ा रेक्टिफाई करो। तुम देखो, अगर तुम्हारा मैथ में करेक्टली है तो कोई बात नहीं, अगर जिसके मेरे पास तो ये जो पीडीएफ है इसमें रॉन्ग है, मैं एक बार क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, अच्छा ये दोनों, ओ आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। ये जो है ना, ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 1 लाख, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 7,50,000 ऐसे चलेगा। एक लाइन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। अब रीड करो। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कितना? 7,50,000। डायरेक्ट मटेरियल 1 अक्टूबर को 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 31 अक्टूबर को 2,50,000, फिर नहीं 1,25,000। फिनिश गुड्स 1 अक्टूबर को 2,50,000, 31 अक्टूबर को 3,75,000, वर्क इन प्रोग्रेस 25, 31 अक्टूबर को 35। ये तो ठीक है। प्लांट लीजिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन इक्विपमेंट, फायर इंश्योरेंस, डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, सेल्स रेवेन्यू, मार्केटिंग प्रमोशन, मार्केटिंग सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट। बोला कि प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट
with separate supporting schedule of cost of goods manufacture for all manufacturing item indicated by variable and fixed, whether each is basically variable cost or fixed cost। चलो, तो इसका मतलब हमें कॉस्ट शीट बनाना है, इसका मतलब हमें कॉस्ट शीट बनाना है। तो लिखो कॉस्ट शीट। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आंसर देंगे तो हमें कॉस्ट शीट नहीं बनाना है। क्वेश्चन क्या बोला? इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फिर शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसका मतलब पहले कॉस्ट का शेड्यूल बनाओ, फिर इसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो हम पहले कॉस्ट का शेड्यूल बनाएंगे, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, चलो लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हम पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। बोलो बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 1 लाख। पार्टिसिपेट करो। प्लस परचेज एंड कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड सेपरेटली है क्या? तो परचेज एंड कैरेज इनवर्ड, ये तो 11,50,000, ये तो 11,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये 1,25,000। तो ये हो गया तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हो गया तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 11,25,000। फिर प्लस डायरेक्ट लेबर। बोलो डायरेक्ट लेबर कितना? 7,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं, तो प्राइम कॉस्ट। बोलो प्राइम कॉस्ट कितना? सर 18,75,000। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड। इसका शेड्यूल हम यहीं पे बनाएंगे। सैंड पेपर आएगा, सैंड पेपर आएगा 5,000। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, देखो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब तुम मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह को मूव करोगे तो जो खर्चा होगा, ये परचेज के साथ ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जब मटेरियल फैक्ट्री में होगा, इस मशीन से वो मशीन तक जाएगा, वो मशीन से और किस मशीन तक जाएगा, तो हम उसको मूवमेंट करेंगे, तो उसको कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 1,75,000। इसको कभी परचेज के साथ ऐड मत करना। लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट। बोलो लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट कितना? 12,500। फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर ये 1 लाख। प्लांट लीजिंग कॉस्ट,
प्लांट लीजिंग कॉस्ट ये 1,35,000, प्लांट लीजिंग कॉस्ट 1,35,000। फिर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट का 90,000। प्रॉपर्टी टैक्स प्लांट एंड इक्विपमेंट का देखो इनकम टैक्स नहीं आएगा लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, तो प्रॉपर्टी टैक्स प्लांट एंड इक्विपमेंट का 10,000। फायर इंश्योरेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट का, बोलो फायर इंश्योरेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट का कितना 7,500। फिर उसके साथ ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा यहां से यहां तक फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना 25,000। फिर लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना 35,000। तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये आ जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो फैक्ट्री कॉस्ट कितना 24 लाख। खुद कैलकुलेशन करो। ओ सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट 24 लाख। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक शेड्यूल बनाओ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो जो भी मैन्युफैक्चर हुआ है उसका फैक्ट्री कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, ठीक है। चलो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है क्या, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है, तो यही हो जाएगा। अच्छा ऐड करो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नीड, तो कॉस्ट ऑफ सॉरी प्रोडक्शन, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24 लाख। ओके ओके चलो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन के साथ सीखो कि इनकम स्टेट कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो देखो इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट सेल से ही मतलब सेल्स के साथ शुरू होगा। तो सेल्स कितना, सर सेल्स बोलो नालाय को सेल्स कितना 34 लाख, माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था वही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं होता है। तुम बोलोगे सर बात तो एक ही निकलता है कि हम प्रॉफिट निकालेंगे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में भी हम प्रॉफिट निकाले थे,
बेटा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हिसाब के साथ हमें आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला था कि कॉस्ट शीट बनाओ, तो मैंने कॉस्ट शीट बना लिया। क्वेश्चन बोला कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो अब मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अगर तुम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? तुम्हारा ही होगा। तो इसीलिए इनकम स्टेटमेंट को भी समझो। तो माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई एम सो सॉरी। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो कैलकुलेशन निकालो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,50,000 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा 24 लाख प्लस चलो माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 3,75,000। तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है सर 22,75,000। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर ग्रॉस प्रॉफिट 11,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट से तुम माइनस करो सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो मार्केटिंग प्रमोशन। क्वेश्चन देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या क्या है? तो मार्केटिंग प्रमोशन 1,50,000, मार्केटिंग सैलरी बोलो नालायको। नालायको ये मेरा प्यारी मतलब प्यारा वर्ड है, तुम इससे मत समझो कि मैं नालायको बोल रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें गाली दे रहा हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। तो मार्केटिंग सैलरी 2,50,000, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1,75,000, फिर कस्टमर सर्विस कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट बोलो कितना? 2,50,000। तो तुम्हें मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। बोलो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर नेट प्रॉफिट 3 लाख से आ रहा है। अब बोलेंगे सर क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन का और एक पार्ट बाकी है। क्या बोला कि तुम इंडिकेट करो। क्या बोला? अच्छे से देखो, तुम इंडिकेट करो कि कौन सा आइटम मतलब कौन सा खर्चा वेरिएबल और कौन सा खर्चा फिक्स। जो वेरिएबल होगा उसको भी नोटिफाई करो, जो फिक्स होगा उसको एफ नोटिफाई करो। ठीक है, चलो हम एक एक कॉस्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद वो वेरिएबल या फिक्स उसको नोटिफाई करेंगे। ठीक है, देखो ये आसान का कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल किसको कहते हैं, फिक्स किसको कहते हैं, सेमी वेरिएबल किसको कहते हैं,
ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। हम रेड पेन में मतलब रेड कलर में इसको लिखेंगे। देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये वेरिएबल होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वेरिएबल होता है। डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल होगा, भी का मतलब वेरिएबल। चलो, तो ऑटोमेटिकली प्राइम कॉस्ट तो वेरिएबल हो गया, लेकिन हम प्राइम कॉस्ट को वेरिएबल नहीं लिखेंगे क्योंकि इंडिविजुअल आइटम को वेरिएबल या फिक्स लिखेंगे। सैंड पेपर वेरिएबल होगा। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ये भी वेरिएबल होगा। लुब्रिकेंट कूलेंट्स वेरिएबल होगा। प्रोडक्शन होगा तो लुब्रिकेंट कूलेंट्स लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लुब्रिकेंट कूलेंट्स नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर ये भी वेरिएबल होगा, लेकिन प्लांट लीजिंग कॉस्ट फिक्स होगा। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों? देखो, तुम मेरे से एक प्लांट रेंट में लिया या लीज में लिया, चाहे तुम्हारा प्रोडक्शन हो या नहीं हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मेरा लीज रेंट चार्ज करूंगा। तो तुम प्रोडक्शन करोगे तो भी लीज रेंट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी लीज रेंट देना पड़ेगा। इसीलिए प्लांट लीजिंग कॉस्ट फिक्स होगा, डेप्रिसिएशन भी फिक्स होगा, चाहे मशीन रन हो या नहीं हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्रॉपर्टी टैक्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी फिक्स होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा। फायर इंश्योरेंस ये भी तो फिक्स होगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कुछ है ही नहीं। चलो, मैंने नोटिफाई कर लिया कि कौन सा आइटम फिक्स कौन सा आइटम वेरिएबल। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस। जो लोग यूट्यूब या डीएस वर्चुअल में इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं है तो तुम ये नंबर में व्हाट्सएप करो, किसी भी नंबर में तुम व्हाट्सएप करो, लेकिन ट्राई करो कि ये वाला नंबर में करने के लिए, तो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। सेकंड थिंग, जो क्लासेस वर्चुअल मोड में दिया जा रहा है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं तो यही बोलूँगा कि फेस टू फेस क्लासेस के कंपैरिजन से वर्चुअल क्लासेस मोर इफेक्टिव। हाँ, अगर खुद इफेक्टिवली देखोगे वीडियो को, फेस टू फेस क्लासेस में क्या होगा, तुम आओगे तो तुम आने से क्लास शुरू नहीं होगा जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। मान लो कि 3 बजे क्लास है तो स्टूडेंट्स आएंगे धीरे धीरे, 3:15 तक आएंगे, 15 मिनट तो वेस्ट है। कभी कभी टीचर भी 15 मिनट 20 मिनट, बहुत सारे टीचर है, मैं नहीं, मैं एकदम पंचुअल हूँ। मैं 3 बजे क्लास, इसका मतलब मैं 3 बजे ही क्लास में पहुँच जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे टीचर है 3 बजे क्लास 3:30 बजे आएंगे, क्योंकि वो लोग का आदत वही है। ठीक है, फिर तुम्हारा टाइम तो वेस्टेज होगा फिजिकल क्लास में। दूसरा, इस सीए में कोर्स इतना टॉप नहीं है कि तुम डेडिकेटली इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो एफिशिएंट बच्चे क्या करते हैं ना, उनका इनकम करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो इनकम करोगे इसका मतलब कुछ ऑफिस ज्वाइन करोगे, सीए फार्म हुआ या सीएमए फार्म हुआ, कॉस्ट फार्म हुआ, तो ज्वाइन करो, शुरू से ज्वाइन करो। मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम बीकॉम खत्म हो गया, ठीक है, तो बीकॉम खत्म होने के बाद ज्वाइन करो सीएसीएम एंड फार्म ज्वाइन करो। तो फार्म ज्वाइन करोगे तो तुम्हें काम सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर फिजिकल क्लास को इग्नोर करो, वर्चुअल क्लास ले लो। जो अपना टाइम होता है, मतलब संडे को 4-5 घंटा क्लास कर लो,
खत्म होने के बाद, ऑफिस छुट्टी होने के बाद 7:30 से बैठो, 7 से बैठो, 10-12 तक क्लास करो। ऐसे होगा तो क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम वेस्टेज नहीं होगा, इनकम भी हुआ, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिला, फिर साथ साथ प्रिपरेशन भी मतलब हुआ। लेकिन जो लोग फिजिकल क्लास करते हैं वो क्या करते हैं ना, पूरा एकदम, मान लो कि 6 महीना कि 12 महीना तक क्लास चलेगा, वो 12 महीने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो उन लोगों का परफॉर्मेंस जब पास हो जाते हैं ना, उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर आता है। वो लोग डरते हैं कि सर मैं जॉब करूंगा, मुझे तो कुछ काम मालूम नहीं, मैं कंप्यूटर में मतलब एफिशिएंट नहीं हूँ। ये सब बंद करो, ऐसे प्रैक्टिस बंद करो। ये प्रोफेशनल कोर्स ज्यादा से ज्यादा मत चलो। मेट्रो सिटी देखो, मेट्रो सिटी में ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब अच्छे अच्छे पैकेज में ज्वाइन करते हैं। क्यों? वो लोग फिजिकल क्लास से जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं। हाँ, अगर फिजिकल क्लास जाते हो तो एकदम मतलब वर्किंग आवर में फिजिकल क्लास को अटेंड मत करो। सबसे बेस्ट वर्चुअल क्लास ज्वाइन करो। अगर हमारा वर्चुअल क्लास तुम ज्वाइन करना चाहते हो, आप बोलेंगे सर ओ इसीलिए आप इतना मतलब ज्ञान दे रहे थे। नहीं, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासेस। तो ठीक है, तो मेरे क्लास तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। क्या? बाकी कंपैरिजन मतलब जो भी क्लास मिल रहा है आजकल, तो वर्चुअल क्लास में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो बाकी जो भी टीचर पढ़ाते हैं वर्चुअल क्लास, उन लोगों का कॉस्ट कंपैरिजन से मेरे कॉस्ट बहुत कम है। उन लोगों का क्वालिटी कंपैरिजन से मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, सारे सब कुछ लिखाता हूँ। तो अगर तुम वर्चुअल क्लास ज्वाइन करना सोचते हो तो इस नंबर में कॉल करना। SCA में, क्योंकि मतलब ये रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब ये PDF में मैंने पहले से बनाया था, लेकिन मेरा 2 ही क्वालिफिकेशन है, CA CM दोनों। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो CA में लिखा है या CA लिखा है। तो ठीक है, चलो वर्चुअल क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया थोड़ा बहुत, और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो हम बाद में करेंगे, अभी एक अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखने को बहुत छोटा लेकिन इफेक्टिव बहुत है। फिर भी जो लोग फिजिकल ज्वाइन करना चाहते हो तो फिजिकल बैच अभी अभी शुरू हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो जो भी क्लासेस ऑलरेडी कवर हो चुका है उसका बैकअप तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो कॉस्ट शीट मतलब ये जो प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ, क्या ये मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन का कॉस्ट शीट या सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन का कॉस्ट शीट? बोलो। मैंने कॉस्ट शीट का जब कॉन्सेप्ट लिखाया था ना, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन में क्या होगा। तो ये जो भी हम पढ़ते हैं ना, क्या ये मल्टी प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट? ये सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन को खत्म करने के बाद हम मूव करेंगे मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन को। ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में सभी लोगों को देना चाहता हूं। देखो क्या है वो इंफॉर्मेशन। चलो इंफॉर्मेशन इस क्लास में नहीं देंगे, हम ये इंफॉर्मेशन के लिए और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि मार्केट में लोग गलत इंफॉर्मेशन मतलब गलत डिक्लेयर करते हैं मेरे बारे में। वो भी इसलिए होगा क्योंकि मैं इतना डेवलप कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी कंपटीटर है ना, उन लोग आज भी बोर्ड में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम देखो, स्टूडेंट को डिजिटल बोर्ड में हम पढ़ाते हैं। डिजिटल बोर्ड में अगर हम पढ़ाएंगे तो सारे
सब कुछ हम लिखेंगे तुम्हें भी विजिबिलिटी होगा क्लियरली। अगर व्हाइट बोर्ड वही ट्रेडिशनल फॉर्म में मैं लिखूंगा, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, मेरे पास इधर भी व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, लेकिन वो जमाना जा चुका है। लेकिन आज भी बहुत टीचर बोर्ड में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो डेफिनेटली र्यूमर क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा बैकअप के लिए मैं एचडी क्वालिटी का वीडियो यूट्यूब में दे रहा हूं। तुम्हारा अपडेट के लिए एचडी क्वालिटी का वीडियो भी यूट्यूब में दिया जा रहा है। फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है डीएस वर्चुअल, वो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए में हम भी क्लास देते हैं। फिर पेन ड्राइव वाला क्लास भी हम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो लोग कुछ नहीं देते। डेफिनेटली वो स्टूडेंट के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। फिर देखो यहाँ पे जो भी टीचर, प्रोफेशनल टीचर, मैंने तो आज तक भी नहीं दिखाऊं कि प्रोफेशनल टीचर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब बैनर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं इंस्टीट्यूट के सामने। ऐसे नहीं करते हैं प्रोफेशनल टीचर, ऐसे नहीं करते। प्रोफेशनल टीचर प्रोफेशनली पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी कर रहे हैं तो आप लोग उनको सपोर्ट मत कीजिए। आप लोग अगर उनको सपोर्ट करेंगे मतलब सपोर्ट करोगे तो तुम भी डेवलप नहीं करोगे, क्योंकि ये सब बीकॉम में मतलब अच्छा लगता है। बीकॉम का जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, स्टूडेंट के पास जाते हैं कि चलो चलिए 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 हमारा क्लास है चलिए। लेकिन प्रोफेशनल में ये सब नहीं करते। तुम्हारा कैरियर बहुत आगे नहीं जाएगा। पढ़ाई में ध्यान दो, वहीं पे कोचिंग लो, वही टीचर चूज करो जो तुम्हें ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा कॉन्सेप्ट दे रहा है, मतलब बहुत सारे फैसिलिटी तुम्हें दे रहा है। तो ठीक है, अगर सब कुछ देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, फैसिलिटीज देखोगे, बेनिफिट्स देखोगे, तो डेफिनेटली मेरा नाम आगे आएगा। अगर ये सब तुम नहीं देखोगे, एडवर्टाइजमेंट देखोगे, मतलब प्रमोशन देखोगे, ठीक है, और क्या, मतलब जो नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटी देखोगे, दूसरे टीचर के नाम आगे आएगा। वो कौन है तुम्हें पता है। देखो चारों तरफ से जिसका होर्डिंग लगा हुआ है वही टीचर है और कोई नहीं, ठीक है। चलो बात हो गया, मैंने दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। मैं इसीलिए बोला मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि वो लोग मेरे बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करते हैं, तो इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट को डाइवर्ट ना होने के लिए इन्फॉर्मेशन तो पहुंचना होगा, इन्फॉर्मेशन तो देना होगा। तो अगर तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर है, ठीक है, तो मेरे क्लास ज्वाइन करो। मैं इसका गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें कैसे एक अच्छा कैरियर मिलेगा। जब तक तुम पास नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पास होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉस्ट शीट with as many details as possible and ascertain the selling price per unit of the product. डायरेक्ट मटेरियल 12.5 नहीं, 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का 12.5%, डायरेक्ट लेबर 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन ओवरहेड 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट बोला कि 750 जो 15% ऑफ सेल्स। देखो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में अमाउंट तो है ही नहीं, प्रॉफिट कैसे हो, तो ओनली प्रॉफिट इज गिवन दैट इज 750 एंड इट इज 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर 15% ऑफ सेलिंग प्राइस 750, वी कैन कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। चलो अब बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक्स क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक्स होगा, पहले तुम फॉर्मेट लिखो,
दो कॉलम बनाओ, एक परसेंटेज के लिए और एक अमाउंट के लिए। फिर कंप्लीट होने के बाद बैक कैलकुलेशन करो, अमाउंट मिल जाएगा। चलो, जब मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो तुम्हें टेक्निक्स पता हो जाएगा कि हाँ सर ऐसे सॉल्व होगा। तो देखो, पर्टिकुलर, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ, क्या हो रहा है भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दो कॉलम बनाओ, एक पर्टिकुलर, एक होगा परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सेलिंग प्राइस का परसेंटेज में दिया हुआ है, और एक कॉलम होगा अमाउंट। बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, क्या अमाउंट पता है? अमाउंट मालूम है? नहीं, तो ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर, बोलो डायरेक्ट लेबर कितना? 17.5%। ये जो परसेंटेज किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है ही नहीं, प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट तुम्हारा हो जाएगा 30%। फिर ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बोला कि 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसका मतलब 10% हो जाएगा, तो मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ना रॉ मटेरियल है, ना WIP का है, ना किसी का है, तो मिल जाएगा क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 50%, तो क्या मैं इधर लिखूं? अच्छा, ये हो जाएगा तो 40%, क्या इधर मैं लिख दूं 50%? गलत हो जाएगा नालायको, इधर 50% नहीं होगा, क्योंकि ये 50% सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं है। ओ माय गॉड, क्या ओ माय गॉड, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मैंने बोला था ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के लिए। तो ये 50% सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं है, ये 50% सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो हमारा जो कॉलम है, हमारा जो कॉलम है वो परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब बोलेंगे सर क्या होगा, कितना परसेंटेज आएगा सेलिंग प्राइस के ऊपर? तो एक काम करो, इधर 50% लिख के काट दो, ये होगा 40%। अब बोलेंगे सर कमाल का बात है, कैसे? ध्यान से रीड करो, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट तुम्हारा 20, मान लो फॉर एग्जांपल, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा 20, तो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो हमें मिलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर बोला कि फैक्ट्री कॉस्ट इज 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट इज सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो ये क्या हो रहा है रे भाई आजकल, चलो एक मिनट,
देखो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये हो जाएगा फैक्ट। ये आईपैड आज मुझे परेशान कर रहा है। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्स, मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्स का 50% 5x, फिर फैक्ट्री कॉस्ट मान लो 20। फैक्ट्री कॉस्ट से मेरा मतलब नहीं है। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैं और एक बार समझा रहा हूं, तो ठीक है, दिस इज द लास्ट। देखो फैक्ट्री कॉस्ट कितना, अब बोलेंगे सर 40 नहीं, 40 नहीं, वो 40%, उसको गोली मारो। मान लो फैक्ट्री कॉस्ट 20, उसके साथ ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हमें मालूम नहीं, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट जितना होगा उसका 50% होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट x, ये हो जाएगा 0.5x। अब देखो 20 प्लस 0.5x इज इक्वल टू x हो रहा है, 20 प्लस 0.5x इज इक्वल टू x हो रहा है, तो इसका मतलब 20 हो जाएगा x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.5x। इसका मतलब 0.5x तुम्हारा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। 20 क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट जितना होगा उतना का ही होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्योंकि ये दोनों ऐड होने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज 20 इज इक्वल टू 0.5x इज इक्वल दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट जितना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उतना क्या, उतना ही होगा। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट अगर 100 रुपया होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी 100 रुपया होगा। सिमिलरली फैक्ट्री कॉस्ट अगर 40% ऑफ सेलिंग प्राइस होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी सेलिंग प्राइस का 40% होगा। तो इसीलिए ये भी 40% किसका, सेलिंग प्राइस का। अब बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 80%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम ऐड करेंगे प्लस सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या उसका परसेंटेज मालूम है, नहीं। क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट ऐड करो, क्या मिलेगा, सेल्स। सेल्स प्रॉफिट कितना, 5%, तो सेल्स हमेशा 100% हो जाएगा, क्योंकि दिस इज परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। ये जो कॉलम में ले रहा हूं ये परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब ये सब आइटम सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज, तो ये सब मिलके सेलिंग प्राइस तो 100% हो जाएगा। देखो अगर सेलिंग प्राइस 100%, प्रॉफिट 5%,
इसका मतलब तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल से तुम्हारा 85% आएगा, सॉरी 95। ओह प्रॉफिट, सॉरी आई एम सॉरी, प्रॉफिट 15% ना, प्रॉफिट 15% था, तो सेल्स 100%, प्रॉफिट तुम्हारा 15%, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स 85% आएगा। तो उधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80%, इसका मतलब ये 5% हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें मालूम है 750, प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 750। तो अगर प्रॉफिट जो कि 15% 750 तो 100% में कितना होगा, बोलो 100% में कितना होगा 5000। कैसे, 750 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। अगर 15% में 750 तो 100% में कितना, तो 100% में 5000। तो अब सेल्स प्राइस मिल गया, तो उसका परसेंटेज निकालो, उसका परसेंटेज निकालो, 5000 का 12.5%, तो डायरेक्ट मटेरियल 5000 का 12.5% कितना 625, 5000 का 17.5% डायरेक्ट लेबर कितना 875, तो प्राइम कॉस्ट हो रहा है 1500, ये 500, ये 2000 हो जाएगा। इधर भी 2000, ये 4000, ये 500, ये 4500, प्रॉफिट तो 750, 5000। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, बस यही था इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसको अच्छे से रिवाइज करो, तो ठीक है। कॉस्ट शीट का कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम खत्म मतलब सॉल्व कर चुके हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्लास कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम भी रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर ड्यू कोर्स में कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम हम रिवाइज कर देंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय।